दूसरे पद की विशेषता उसमें होगा, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। और बहुब्रीहि समास जो है उसका समस्त पद ही जो है वो विशेषण का काम करता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा, बहुब्रीहि और द्विगु दोनों समास उस शब्दों में दिखाई देता है। देखिए जैसे आपका चतुर्भुज शब्द है, ठीक है, ये आपका द्विगु समास में भी आएगा और बहुब्रीहि समास में भी आएगा। क्या है, चार भुजाओं का समूह, ये आपका द्विगु समास बन जाएगा। चार भुजाएं है जिसकी, ठीक, अर्थात विष्णु हो गया। देखिए चतुर्भुज, उदाहरण में चतुर्भुज शब्द आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब आप इसको विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, चतु मतलब चार, ठीक, और भुज मतलब भुजा, ठीक है, चार है भुजाएं जिसकी, ठीक। एक आपका हो जा रहा है चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चतुर्भुज शब्द में द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि चार है भुजाएं जिसकी, तो चार भुजा किसका है, तो विष्णु का। अर्थात यहाँ पे अर्थ क्या निकल के आ रहा है, यहाँ अर्थ निकल के आ रहा है विष्णु। वहां अर्थ निकल के आ रहा है विष्णु। चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु हो गए। और ये है आपका चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का समूह। जहां चार भुजाओं का समूह है तो ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि इसमें आपको क्या बताएं, पहला पद होगा संख्यावाचक, तो चार हो गया संख्यावाचक होगा। उसके बाद से भुज मतलब तो चार भुजा होगा, अर्थात चार भुजाओं का ये एक समूह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा द्विगु समास, ठीक। तो अर्थात ये शब्द जो है ये दोनों में जाएगा। जब अगर एग्जाम में अगर ऐसा आता है या कोई आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा समास है, तो आप इसमें दोनों समास बताएंगे। उसी तरह से हमारा त्रिनेत्र, ठीक है, तीन नेत्रों का समूह और तीन नेत्र हैं जिसके, ठीक है, अर्थात शिव, भगवान शिव के तीन नेत्र माने जाते हैं, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिनके, तीन नेत्र हैं जिनके, अर्थात आपका हो जाएगा शिव। और दूसरा आपका है तीन नेत्रों का समूह, ठीक है, तीन नेत्रों का समूह। तो ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन ऐसे छोटे क्लास में बताने के लिए यहाँ बता दिया गया द्विगु समास, लेकिन तीन नेत्रों का समूह, लेकिन ज्यादातर क्या होता है ये बहुब्रीहि में ही आपका जा पाता है। लेकिन हाँ, आपको बताने के लिए तो दोनों बताना, अगर कोई जानना चाहता है तो आपको बताना पड़ेगा, इसलिए कि वो आप उसको स्पष्ट करके बताएंगे कि मतलब हमें जानकारी है कि दोनों होता है। नहीं तो जैसे जब चतुर्भुज आ गया तो चार भुजाएं सबकी नहीं होती है, चार भुजाओं का समूह हो गया, बात सही है, द्विगु समास हो गया। लेकिन क्या है, ये हमारा सीधे जाएगा बहुब्रीहि में। क्यों, क्योंकि चार भुजा जनरली किसी के नहीं होते हैं, तो वो सीधे इशारा किसके तरफ करता है, विष्णु की तरफ करता है। तो इस तरह से चार भुजाओं
चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। ठीक है, लेकिन आपको बताने के लिए दोनों बताना पड़ेगा ताकि वहां से सामने वाला समझे कि आपको क्या है, पूरी जानकारी है कि चार भुजाओं का समूह, अर्थात इसमें द्विगु समास भी दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे हैं कि इसमें ऐसे देखा जाए तो बहुब्रीहि समास ही बताया जाएगा। लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके छोटे क्लास में भी अगला जानना चाहता है कि आपकी नॉलेज कितना है, तो इस तरह से आप ये बताएंगे कि इसमें दोनों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन भुजाओं का समूह जब हो गया तो द्विगु समास हो गया, और जब ये बताया जाएगा कि चार है भुजाएं जिसकी, तो वहां पे हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसी तरह से त्रिनेत्र है। तीन नेत्र जनरली क्या किसी को दिखने को मिलता है क्या आपको? नहीं। जब जनरली में नहीं होता है, जनरल में अगर नहीं आपको दिखाई देता है तो फिर वो चीज होता ही नहीं है। तीन नेत्र हैं जिनके, अर्थात कौन हो गया? तो शिव हो गए। लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं कि तीन नेत्रों का समूह, तो तीन नेत्रों का समूह क्या हो गया? तो ये हमारा इशारा कर रहा है किसके तरफ? द्विगु के समास, द्विगु समास के तरफ ये कर रहा है। पहला वाला हमारा बहुब्रीहि की तरफ कर रहा है, दूसरा हमारा द्विगु की तरफ। इसी तरह से पहला बहुब्रीहि की तरफ कर रहा है, दूसरा हमारा द्विगु की तरफ कर रहा है। तो इस तरह से कुछ शब्द होते हैं जिसमें दोनों आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा? पहला आपका संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा? तो विशेष्य का काम करेगा। हाँ, अब देखिए, हाँ अगर आता है पंचवटी, पंचवटी, पंच मतलब पांच, वटी मतलब वृक्ष, तो पांच वृक्षों का समूह, वहां पे आपका बहुब्रीहि नहीं बनेगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे हम इशारा कर सके कि ये बहुब्रीहि में जा रहा है। पंचवटी, पंचवटी। तिराहा, चौराहा, ठीक है, तिराहा, चौराहा, पंचवटी, ठीक है। तो पंचवटी में क्या है? पांच, वटी मतलब वृक्ष, तो पंच धन वटी, ठीक है, अर्थात पांच वृक्षों का समूह हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। उसी तरह से तिराहा, तीन राहों का समूह, ठीक है, वहां पे आपका बहुब्रीहि की तरफ इशारा नहीं है, ये आपका द्विगु समास ही दिखाई दे रहा है कि पहला आपका संख्यावाचक विशेषण है, क्या है? तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि तिराहा, अर्थात दूसरा पद आपका जो है ये क्या हो रहा है? राह बता रहा है। तो कितना राह बता रहा है? तो तीन राह बता रहा है। पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष होगा। राह मतलब राह जो है ये आपका क्या हो गया? विशेष, संज्ञा शब्द हो गया, उसकी विशेषता ये बता रहा है कि रास्ता कितना है? तो तीन, ठीक है, तीन रास्ते यहाँ से निकल रहे हैं, तिराहा है। उसी तरह से चौराहा शब्द है, चार राहों का समूह, चार राह मतलब राह, तो चार राहों का समूह। तो जहाँ पे मान लीजिए जहां ऐसा स्थान जहां से चार रास्ता निकल रहा है, तो चार राहों का समूह। तो इस तरह से आपका हो जाएगा यहाँ द्विगु समास। ती पाई, पाई मतलब पैर, ती मतलब तीन, तीन पैर जिसके हैं, ती पाई, चार पाई, जिसके तीन पैर हैं, ठीक है, सिपाही बोला जाएगा। जिसके चार पैर हैं उसे चारपाई बोला जाएगा। जैसे पहले तो मान लीजिए कि चारपाई होता था, जैसे चौकियों की जो आपका होता है उससे चार पाया होता है, तो चार पाई, ठीक है, पाई मतलब पाया, पावा, तो यह हमारा द्विगु समास हो जाएगा। इसी तरह से तिपाई में भी आपका द्विगु समास आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो द्विगु समास आपको समझ में आ गया कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद क्या करेगा? तो विशेष्य का काम करेगा, तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे।
लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि में और द्विगु दोनों में आते हैं, तो वहां पे आपको उसका अंतर स्पष्ट करके बताना होगा। ठीक है, और नहीं तो बस वो आपको ध्यान देखना है कि ये आपका द्विगु समास में चला जाएगा। और उसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका वो, हाँ, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या चीज है इसको जानिए आप। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, ठीक, और कोई गौड़ पद नहीं होता है, दोनों पद प्रधान होता है, उसमें कोई गौड़ नहीं होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दो शब्दों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक और तथा या अथवा एवं का लोप होता है, बस इतना ही है। इसमें दोनों पद प्रधान होता है, कोई पद इसमें गौड़ नहीं होता है, दोनों अर्थात प्रधान होता है, और इसमें समुच्चय बोधक शब्द जो होता है और तथा या अथवा एवं शब्द का लोप होता है। दो शब्दों के बीच में वो शब्द जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, एक डैश की तरह से बस रहेगा आपका, तो वहां पे वो शब्द लुप्त होते हैं। क्या जाने आप कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई पद गौड़ नहीं होता है, दो शब्दों के बीच में आपका समुच्चय बोधक या अथवा और तथा शब्द का लोप होता है। जैसे शब्द आपका आ गया माता पिता, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, सुख दुख, ठीक है। इस तरह के शब्द आपके रहते हैं। धर्म अधर्म, ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं धर्माधर्म, जरूरी नहीं कि सबके बीच में डैश भी जाए, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, पाप पुण्य, ठीक है। अब यहाँ पे धर्माधर्म का हो जाएगा धर्म या अधर्म, धर्म धर्मा यानी धर्म या अधर्म, और इनके बीच में क्या है, तो माता पिता, यहाँ पे हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता। उसी तरह से हमारा शब्द हो जाएगा भाई और बहन, दिन और रात, सुख और दुख, ठीक है, नर नारी, नर और नारी, ठीक है, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो द्वंद्व समास क्या समझ में आया आपको कि पहला पद नहीं, दोनों पद प्रधान होता है और इसमें कोई पद गौड़ नहीं होता है। उसके बाद इसमें समुच्चय बोधक शब्द और या अथवा वा शब्द का लोप होता है, ठीक है, वहां पे द्वंद्व समास पाया जाता है। अब हम लोग फिर द्विगु और द्वंद्व जो आज पढ़े हैं उसको फिर एक बार समझिए। द्विगु समास में क्या बताएं,
द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलता है कि द्विगु और द्वंद्व दोनों में एक ही उदाहरण देखने को मिल जाता है। तो क्या है, तो वही बहुब्रीहि समास जो होता है, द्विगु और द्विगु और बहुब्रीहि समास में एक ही उदाहरण देखने को मिल जाता है। वहां क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास जो है वो समस्त पद जो होता है वो विशेषण का काम करता है, और द्विगु समास में क्या होता है, तो पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या करता है, उसी के विशेष्य का काम करता है। तो यही अंतर है कि मतलब जब कोई उदाहरण मिले तो उसमें आपको वो देखने को मिले कि मतलब आपका दोनों कैसे आ रहा है। तो कैसे आएगा, जैसे हमने आपको चतुर्भुज बोला था, तो 4 भुजाओं का समूह हो गया, ठीक, और 4 है भुजाएं जिसकी, तो दोनों अर्थ निकल रहा है, दोनों में आपका 4, तो अर्थात संख्यावाचक में भी जा रहा है, और 4 भुजाओं का समूह जब हो गया तो ये आपका द्विगु हो गया। क्यों, लेकिन ये है कि मतलब इस तरह की बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि 4 भुजाएं तो किसी को होती नहीं है, 3 नेत्र सबके होते नहीं है भाई, किसी एक विशेष व्यक्ति का होता है ना, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि की तरफ भी इशारा कर रहा है, लेकिन संख्यावाचक भी है इस तरह से यहाँ पे आपका ये भी, तो जो दोनों तरफ इशारा कर रहा है तो इसमें दोनों समास दिखाई देगा, नहीं तो केवल एक की तरफ। जैसे अभी उसके बाद हमने उदाहरण आपको दिया था, ती पाई, चार पाई, ती राहा, चार राहा, पंचवटी, तो इन सब में दोनों के तरफ कहीं संकेत नहीं देखने को मिल रहा है, तो वहां पे कौन सा समास आपको सीधे दिखा रहा है, तो द्विगु समास दिखाई दे रहा है, और जहां दोनों तरफ संकेत मिलेगा वहां पे हमारा बहुब्रीहि और द्विगु दोनों हो जाएगा। उसी तरह से फिर अब आप आ जाइए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या बताए हैं, तो पहला पद जो होगा वो हमारा, नहीं पहला नहीं, दोनों पद क्या होगा इसमें, तो दोनों पद प्रधान होगा, कोई पद अपने आप में गौड़ नहीं होगा, ठीक है, दोनों पद प्रधान होगा, और इनके बीच में समुच्चय बोधक शब्द या, अथवा, और, एवं, ठीक है, वा शब्द का लोप होगा, वहां पे हमारा द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, कोई पद गौड़ नहीं, इन दोनों के दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक शब्द या, अथवा, और, वा शब्द का लोप दिखाई देगा। जैसे आपने दिखा माता पिता के बीच में डैश है, तो क्या कर रहा है, माता और पिता, भाई और बहन, दिन और रात, सुख और दुख, धर्म धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म, ठीक है। उसी तरह से चाय कॉफी आ रहा है, चाय या कॉफी, आप कर रहे अरे चाय कॉफी आ रहा है, क्या आ रहा है, चाय या कॉफी, आगे समझ में, तो इस तरह के शब्द आपको दिखाई देंगे। चाय, कॉफी, चाय या कॉफी, तो ये शब्द आपको मिले देखने के लिए। तो क्या समझ में आया, समास में क्या होता है, विच्छेद नहीं होता है, समास में विग्रह होता है। समास का जब मेन शब्द होता है इसको हम क्या कहेंगे, तो समस्त पद कहेंगे, ये सारे हमारे समस्त पद हैं। और जब आप इसका विग्रह करेंगे तो पहला पद क्या है, ये पूर्व पद कहा जाएगा, दूसरा पद क्या है, ये उत्तर पद कहा जाएगा। ये समझ में आ गया, और दोनों को मिलाने के बाद से हमारा ये जो शब्द बन रहा है ये क्या है, समस्त पद कहा जाएगा। उसके बाद क्या आप जाने, तो समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में कौन कौन से भेद हैं उनके नाम जान लीजिए। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास, और छठवां द्वंद्व समास। ये 6 हमारे समास के भेद होते हैं, और इन 6 के विषय में आपने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद से आपको क्लास में भी ये चीज आपको बताए हैं और आगे भी बताएंगे, ठीक है।
तो आप यहाँ से कर लीजिए, उसके बाद से आपको एक्सरसाइज उसके लिए जो है वो क्लास में या फिर ऐसे पीडीएफ के द्वारा आपको दे देंगे। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए फटाफट, कोई डाउट किसी को भी हो तो फटाफट अपना रखिए। कोई डाउट नहीं है? तो ये रहे हमारे समास। अब हम यहाँ पे आपसे मान लीजिए पूछ रहे हैं, पेज नंबर 73 पे आप देखिए, ये दिया है नियम के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित समास विग्रहों के समस्त पद अब बनाना है आपको। यहाँ पे विग्रह दिया है, उसका समस्त पद आप बनाइए। क्या बनेगा देखिए तो, नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, नियमानुसार, नियम के अनुसार, नियमानुसार। मन से चाहा क्या हो जाएगा, मन चाहा। नीलकंठ, ये दिया है ना, नील अलग दिया है, कंठ अलग दिया है, एक में आप मिला के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नीलकंठ। दो पहरों का समाहार क्या लिखेंगे, तो दो पहर, दो पहरों का समाहार यानी लिखेंगे दो पहर। कौन सा समास दिखाई दे रहा है, द्विगु समास जो अभी आप पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद से है 12 है सिंह जिनके, तो क्या हो जाएगा, 12 सिंगा। 12 सिंगा क्या होता है, एक जानवर होता है। 12 है सिंह जिनके अर्थात 12 सिंगा, मतलब उस जानवर की तरफ आपका इशारा जा रहा है। 12 सिंगों का समूह, ठीक है।